हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पंकज कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिप्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट्स के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। अलग अलग कंडीशंस में टेंजेंट की इक्वेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, है ना, किस किस कंडीशन में टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी पहली स्लाइड जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये एलिप्स के ऊपर ये रहा हमारे एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें हमें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन को टेंजेंट बनाना है। या टेंजेंट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ ये तीन कंडीशन में हमने लाइन डिजाइन की है इधर पे। एक है सीकेंट, दूसरी टेंजेंट और तीसरी नॉन इंटरसेक्टिंग है। अब अगर ये लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है और इस लाइन को टेंजेंट बनना है, तो टेंजेंट बनने के लिए यहाँ पर साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि इन सभी का स्लोप सेम होगा। लेकिन इन सभी का स्लोप सेम होने के बाद इनकी जो c की वैल्यू है, मतलब ये जो कांस्टेंट होगा इनका कांस्टेंट हमेशा अलग रहेगा। स्लोप तो सेम रहेगा लेकिन कांस्टेंट अलग रहेगा। कांस्टेंट इसका कोई और c1 होगा, इसका कुछ और c2 होगा, इसका कुछ और c3 होगा। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये स्पेशल रिलेशन होना चाहिए। अगर ये लाइन टेंजेंट हो किसी पॉइंट के ऊपर, एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट पर, तो ये c की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, है ना। उस c की वैल्यू को अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली जो लाइन है वो इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट कब आ जाएगी, है ना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसके बारे में इसका डेरिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर हमें वो पता चल गया तो एक्चुअल में हम वो फील कर पाएंगे कि वो क्या है, किस कंडीशन में या कैसे वो चीज़ आ रही है। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये लाइन हो गई और ये हमारा एलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये लाइन इस टेंजेंट के ऊपर इस एलिप्स के ऊपर अगर टेंजेंट है तो इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो क्या करते हैं, हम y को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए तो y को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू रखी इधर पे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। देन अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। चलिए सॉल्व करें आगे। तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले, फिर स्क्वायरिंग होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे। ओके, तो देन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा ए स्क्वायर और ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, राइट। इस तरह से हो जाएगा। ओके, देन अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं। तो अगर होल स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं हम तो अब हमें मिल जाएगा ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 एम ए स्क्वायर सी एंड एक्स, राइट। ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ये होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी इधर पे राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो x में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो एक्स स्क्वायर वाले और x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़, ये दोनों देख रहे हैं कि हम ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, ये अकेला जो है वो x वाला टर्म है ना, और ये दोनों देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये चीज़ एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे हम तो अब की बार हमें मिल जाएगा 2m ए स्क्वायर सी, ये चीज़ रहेगी और ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अब बाकी ये कांस्टेंट टर्म जो है वो रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहां से अगर हम एक कंडीशन अप्लाई करें, अप्लाइंग कौन सी कंडीशन, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी कंडीशन जो हमने पैराबोला वगैरह के टॉपिक्स में टेंजेंट्स में देखा है ना। कंटेंट अगर हम टेंजेंसी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि मतलब क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जो है वो 0 रहता है ना। डी 0 रहना मतलब डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो देखते हैं क्या मिलता है अब हमें। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये चीज हमारी कहलाएगी बी, ये चीज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है ए, है ना, और ये जो पूरा चीज है ये कहलाता है कांस्टेंट सी, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 हियर। सो नाउ बी स्क्वायर मीन्स 2ma स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन which become 4m square a to power 4 and c square, then minus 4ac, तो ये इधर आएगा 4, ये रहेगा इधर पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और इधर ये दूसरा ब्रैकेट मतलब कांस्टेंट c की वैल्यू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाला ब्रैकेट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो इस चीज़ को यहाँ देखते हैं ऊपर, तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, ये पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा 4m स्क्वायर a टू पावर 4 एंड c स्क्वायर माइनस, इन सारी चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये ब्रैकेट भी एक साथ मल्टीप्लाई और साथ में 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। तो पहला टर्म जो होगा वो होगा 4b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। देन दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, देन 4b स्क्वायर हो जाएगा, और एक्चुअल में b स्क्वायर नहीं, सेकेंड टर्म उधर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो b4, है ना, ये वाले टर्म को इस वाले टर्म को हम इधर लेकर जा रहे हैं, है ना, 4 को और इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ जो मिलेगी हमें वो हो जाएगा 4b टू पावर 4 एंड a स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। अब इस वाले टर्म्स को देख लेते हैं, इस वाले टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस है ये प्लस है और इधर माइनस है, तो ये टर्म जो होगा वो माइनस में आएगा, देन -4 ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर नहीं, एक्चुअल में a टू पावर 4 हो जाएगा, राइट, तो a टू पावर 4 ये होगा, देन m स्क्वायर और c स्क्वायर ये रहा, और लास्ट टर्म फिर हम क्या करते हैं 4 ये टर्म और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इधर जाएगा, तो अब की बार ये मिल जाएगा हमें, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, देन हो जाएगा +4, अब इधर पे भी a टू पावर 4 आएगा, है ना, तो a टू पावर 4 m स्क्वायर और b टू पावर 4 सॉरी b टू पावर स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इधर पे कोई सेम टर्म्स दिख रहा है क्या कहीं, तो सेम टर्म्स हमें ये दिख रहा होगा, देखो इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, a टू पावर 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर है, a टू पावर 4 इधर पे भी m स्क्वायर c स्क्वायर है, तो ये चीज़ हो जाएगी कैंसल आउट, और अब हमारे पास ये 3 टर्म्स बचेंगे, और इन 3 टर्म्स में भी हम ये देख रहे हैं कि 4 इधर पे भी 4 और इधर पे भी 4 कॉमन है, इधर पे a स्क्वायर ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर इधर भी कॉमन है, और b स्क्वायर इधर पे भी b स्क्वायर और इधर पे भी b स्क्वायर कॉमन है ना, सारी चीज़ों को कॉमन ले लो, 0 कर देते हैं, क्या बचता है देखते हैं, और साथ में माइनस भी साथ में ले लेते हैं, ओके, ये माइनस इसका और इसका, तो अब क्या बचेगा, तो -4 a स्क्वायर b स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले टर्म्स में जो बचा है वो है c स्क्वायर, है ना, सेकेंड टर्म में जो है वो बचा है -b स्क्वायर, और थर्ड टर्म में जो बचा है वो है -a स्क्वायर m स्क्वायर, राइट, और इज इक्वल्स टू 0। इस
इस कांस्टेंट को भेज देते हैं हम RHS में। ओके, इस कांस्टेंट को भेज दिया RHS में, ये हो जाएगा 0। बाकी बचेगा c स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों को भी इधर भेज देते हैं, तो बचेगा हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। और जो c की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी अब वो हमारे पास आ चुकी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और साथ में प्लस माइनस भी आएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये जो है वो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। ये होगा c, ये c वो है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू के लिए, c की कौन सी वैल्यू के लिए कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c टेंजेंट हो जाएगी, है ना। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इधर से ये देखिए स्लोप, ये लिख के रखा है पहले से कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी जब स्लोप गिवन होगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। तो ये c कौन सा c होगा कि जिसके लिए हमारी लाइन, ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, तो वो c हमने पीछे निकाल लिया है, y इक्वल्स टू mx, और इधर पुट कर देंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। तो ये कहलाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ये कहलाएगी जब हमें स्लोप गिवन होता है ना, स्लोप गिवन होगा और हमें टेंजेंट इलिप्स गिवन होगा, तो इलिप्स से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे, और एम हमें गिवन होगा तो हम तुरंत ही बता देंगे कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी उस गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या है ये देखिए, अब की बार बोला गया है कि टेंजेंट एट p x1 y1, मतलब कि अब की बार तुम्हें पता है कि इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, कहीं कहीं पर भी हो सकता है, वो हमने यहाँ ले लिया x1 y1, उसका नाम दे दिया। अब इसी p पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट खींचनी है तो वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है p x1 y1, ओके, x1 y1 एक हमारा पॉइंट है, और इलिप्स हमें पता है, सपोज E इज इक्वल्स टू हमारा इलिप्स है, तो इलिप्स की इक्वेशन पता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये इलिप्स के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, है ना, ये है। तो इधर पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ओके, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। तो इस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से हमें क्या करना है, इस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से हमें क्या करना है कि इस एलिप्स को, ये जो गिवन एलिप्स है, इस पॉइंट की मदद से इसको लीनियर इक्वेशन बना देना है ना। तो कॉन्सेप्ट मतलब मेथड क्या होगा, क्या तरीका हो इसको ये चेंज करने का, तो तरीका ये है कि अगर हमने इस x स्क्वायर को चेंज किया x इंटू x1 में, ठीक है, x स्क्वायर की जगह पुट कर दिया x इंटू x1, और सिमिलरली y स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे y इंटू y1 में, है ना। तो अब जो इक्वेशन निकल के आएगी ना, वो इक्वेशन डायरेक्टली हमें बिना सोचे समझे डायरेक्टली बोल देंगे हम कि यही इक्वेशन है जो टेंजेंट होगी और इसी पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक है, ये तरीका है। तो क्या करेंगे, बेसिकली इनको, इन दोनों को पुट कर देते हैं इसमें, है ना, रिप्लेस किया, पुट कर दिया, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर, राइट, एंड इज इक्वल्स टू 1, ये है। तो ये बेसिकली अब हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है, सबसे पहली बात है कि ये इक्वेशन है लीनियर, है ना, ये समझ पा रहे होंगे आप कि ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन में भी हमें ये याद रखना है, ये हमें दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना है कि ये इक्वेशन ही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो एलिप्स के ऊपर है ना। ये हमें पता है कि एलिप्स के ऊपर है, अगर ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर नहीं है तो फिर अलग तरीका है भाई इसको फाइंड करने का, टेंजेंट को फाइंड करने का। तो बेसिकली हमारे याद रखने वाली बात ये कि ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर ही है और एलिप्स हमारा गिवन ये है,
अब इस एलिप्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा स्टैंडर्ड एलिप्स थोड़ी गिवन होता है ना। इतने पागल थोड़ी आईआईटी वाले के हमेशा स्टैंडर्ड एलिप्स ही देंगे और स्टैंडर्ड एलिप्स दे दिया और बस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने बोल दिया, ऐसा तो नहीं होगा। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा अगर टर्म आ गया, एक्स का टर्म आ गया, वाई का टर्म आ गया, एक्स वाई का टर्म आ गया, है ना, तो क्या करेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म भी उसमें आ गया है, कॉन्स्टेंट टर्म ये है ना, तो इन सारी चीज़ों से हम फिर कैसे डील करेंगे, इस कंडीशन को कैसे डील करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमें इतना सोचना है कि ये दोनों चीज़ें तो हम रिप्लेस करना सीख गए। अब अगर x का टर्म होगा तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करना है हमें x प्लस x1/2 से। ठीक है, तो y को कैसे रिप्लेस कर लेंगे, तो सिमिलरली y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देंगे। और एक्स वाई को अगर रिप्लेस करना पड़ा, एक्स वाई का टर्म रहा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू y1 प्लस y इंटू x1/2 और कांस्टेंट रहेगा इसके बाद, और कोई टर्म नहीं बचता। तो कांस्टेंट किसी से रिप्लेस नहीं होता, कांस्टेंट खुद कांस्टेंट ही रहता है ना, सेम वही रहेगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं लगाना इसके लिए हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अगर हम अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, जो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी उस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट उसी एलिप्स के ऊपर लाई करता है। राइट, होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई। अब दूसरा मतलब थर्ड कंडीशन जो है वो ये आती है, मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें वो पॉइंट पता ही नहीं है कि वो पॉइंट कौन से हैं, है ना, अगर वो पॉइंट पता ही नहीं है कि वो पॉइंट कौन सा है जो एलिप्स के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, हमें वो पॉइंट अगर पता करना हो तो वो पॉइंट क्या होता है, ऑफकोर्स पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारे पास। पैरामेट्रिक फॉर्म से हमें पता है कि वो पॉइंट क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होगा। राइट, ये पॉइंट होगा। अगर पॉइंट नहीं पता, और जहां से ए और बी हमें ऑलरेडी पता है कि ए और बी है, क्या पता है ना, ए का मतलब है ये मेजर एक्सिस, जनरली बोलेंगे कि मेजर एक्सिस का हाफ, और ये बी जो है वो माइनर एक्सिस का हाफ है ना, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर। और कॉस और साइन में जो थीटा है, वो थीटा क्या होता है, वो पैरामीटर है हमारा, जिससे हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, अब कैसे इसमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें, तो कुछ नहीं करना है, वही करना है, इस पूरे पॉइंट को ए कॉस थीटा को मान लो x1, बी कॉस थीटा को मान लो y1। अब x1 y1 फिर से वही पॉइंट हो गए। अब रिप्लेस कैसे कर लेंगे, वैसे ही सेम तरीका, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है। एलिप्स अभी भी हमारा वही है, हो सकता है कि स्टैंडर्ड हो सकता है कि शिफ्टेड हो, और हो सकता है कि वो ऑब्लिक हो। इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हुई हैं ऑलरेडी, है ना। अगर ये काम कर लिया हमने किसी एलिप्स के साथ, और वो पॉइंट पता है हमें कि उसी एलिप्स के ऊपर लाई करता है, तो वो एलिप्स की इक्वेशन टेंजेंट बन जाती है ना। इस बारे में तो अब हमें डरना ही नहीं है क्या करेंगे अगर एलिप्स ही अलग अलग टाइप का आ गया। ठीक है, तो x1 y1 को फिर रिप्लेस कर दो। अब की बार एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा y इंटू बी साइन थीटा एंड अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये a और एक a, ये एक b और एक b कैंसल, क्या बचेगा, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करने वाली है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट्स आर पैरामेट्रिक। राइट, ओके, ये हो गए हमारे 3 फॉर्म्स। अब बचता है हमारा एक लास्ट फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फोर्थ कंडीशन हमारी ये रही, जिसमें हमें ये दिख पा रहा है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं।
अब की बार पॉइंट तो पता है हमें कि वो पॉइंट कौन है जिससे हमें टेंजेंट या जिसके ऊपर हमें टेंजेंट है, लेकिन फर्क ये है कि वो पॉइंट अब की बार बाहर है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट किसी कर्व के बाहर है, आउटसाइड में लाई करता है अगर, है ना, अगर कोई पॉइंट कर्व के आउटसाइड में लाई करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात तो हमें पहले से पता है कि हम कोई बाहर पॉइंट से, कोई बाहर वाले पॉइंट से किसी कर्व के ऊपर दो टेंजेंट मिनिमम ड्रॉ कर, सॉरी मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, दो से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब की बार ये कंडीशन है। तो लेट स्टार्ट। इसमें अब ये चीज़ कैसे पता करें, तो इसका एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर पहले तो आपको दिमाग में डाल लेना है, उसके स्टेप्स जो है वो दिमाग में घुसा लेने कि स्टेप्स क्या होंगे अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो पॉइंट P कहीं एक्सटर्नल ऑफ द इलिप्स लाई करता है। ओके, तो इलिप्स की इक्वेशन हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड से फिर शिफ्टेड होना आता है हमें, है ना, स्टैंडर्ड से शिफ्टेड पर कैसे जाना है, या शिफ्टेड से सॉरी स्टैंडर्ड से शिफ्टेड पर कैसे शिफ्ट होना है, या क्या चेंजेस लेकर आना है, वो चीज़ हमें पता है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं। अब P पॉइंट है, इस इलिप्स के ऊपर हमें टेंजेंट डालना है, तो कैसे डालेंगे, लेट्स स्टार्ट। क्या कंडीशन है, क्या स्टेप्स हैं, किसके बारे में बात कर रहा था वो देख लें। तो क्या कंडीशन है कि स्टेप्स हैं, सॉरी सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की थी ना स्लोप फॉर्म में, उसको लिख लो। राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट ऑफ इक्वेशन हमने लिख ली। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लोप हमें पता होगा, स्लोप हमें अभी भी नहीं पता, यहाँ नहीं पता हमें स्लोप क्या है, बस हमने वो टेंजेंट की इक्वेशन जो थी स्टैंडर्ड वो हमने उठा के डायरेक्ट लिख दिया उसको। ठीक है, ये लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे P पॉइंट दिख रहे हैं H, K, इस P पॉइंट को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दें या सेटिस्फाई करा देंगे। तो इधर पे ये लिख लो कि सब्स्टिट्यूट कर लो H, K पॉइंट किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑफ कोर्स एक्स वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एक्स वाई दिखेगा। फिर थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, किस फॉर्म में या किसकी, क्या वेरिएबल होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के फॉर्म में हमें बना देनी है। ये तीन स्टेप है, फिर बाद में हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और m की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली तो फिर वो वापस हम इसी इक्वेशन में, स्लोप की इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगी। राइट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो ये है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट, ये है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये है ना। अभी क्या करना है इसमें कि हमें h के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है x y को h के से। तो y की जगह आ जाएगा k इज इक्वल्स टू m, x की जगह आ जाएगा h, और प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कांस्टेंट है, मतलब सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंजेस आने नहीं है, वही रहेगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इधर पे भेज देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये रूट और ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो यही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे थे तो रूट हट गया, प्लस माइनस हट गया और बच गया, सॉरी, तो हमारे पास बच गया है, जस्ट अ मिनट, तो अभी हमारे पास बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब क्या करें, स्क्वायर को सॉल्व कर लो, ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच और इज इक्वल्स टू, को क्या करो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इसी साइड ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, ये आ गया। अब क्या बोला था, थर्ड स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए हमें m में,
तो क्या करो, m स्क्वायर वाले टर्म्स और m वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो। तो m स्क्वायर वाले टर्म ये दोनों है, इसमें से m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस नहीं, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कॉमन आ गया m स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट सेकंड m वाला टर्म, तो 2kh हो जाएगा m वाला टर्म, जिसमें m हमारा वेरिएबल है अभी, ओके। और बाकी ये कांस्टेंट टर्म्स क्या है, ये कांस्टेंट टर्म्स है प्लस k स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन आई है, टेंजेंट की इक्वेशन आई, स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर लेंगे और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि m की वो कौन सी वैल्यू होगी, है ना, m की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस वैल्यू के लिए ये लाइन जो है इस पॉइंट से टेंजेंट आएगी, राइट। तो m की वो वैल्यू निकाल लेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, m यहाँ पुट कर देंगे और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमें 2 इक्वेशन मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पिछली बार जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली ना, ये चीज़, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जो c की वैल्यू आई थी, याद होगा, ये c की वैल्यू में प्लस माइनस साइन आ रहा था, क्यों, c की 2 वैल्यू आने का रीज़न क्या है, या c की दोनों वैल्यू करेक्ट है कि एक को किसी को निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और याद रखना इसको ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हमने सपोज किया कि ये हमारी लाइन है y = mx + c, जिसमें c की वैल्यू यही है ना, और इसका स्लोप क्या है, m है, ठीक है, m है। अब यही m स्लोप वाली लाइन हम इधर पे भी तो बना सकते हैं, ये नहीं, ये लाइन इधर पे भी तो हो सकती है, ये लाइन इधर पे हो सकती है जो कि टेंजेंट ही होगी और इसका स्लोप m होगा, क्योंकि ये लाइन और ये दोनों लाइन, इस लाइन को अगर L1 बोल दें और इस लाइन को L2 बोल दें, तो ये लाइन L1 L2 पैरेलल लाइन है, और अगर पैरेलल लाइन है तो क्योंकि ये स्लोप तो बन सकती है 100% सेम स्लोप वाला, ये टेंजेंट तो बन ही सकती है सेम स्लोप वाली, है ना। बस इसका पॉइंट जो C है वो अलग अलग होगा, तो C अलग अलग होगा और दोनों पैरेलल है, तो एक C जो होगा वो पॉजिटिव का ही पॉजिटिव आएगा। सपोज ये वाला C पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला C नेगेटिव आ रहा है, तो C की 2 वैल्यू आई इधर से, ये पता चला हमें कि C की 2 वैल्यू क्यों आ रही है और C की 2 वैल्यू से क्या होने वाला है, राइट। तो ये चीज़ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में C जो है वो प्लस माइनस आने का रीज़न क्या है, राइट। और इधर पे भी हमें ये देखने को मिलने वाला है कि m की वैल्यू अगर 1 आए, 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक है क्योंकि m है, तो m की 1 वैल्यू आएगी, ये सपोज यहाँ पर हमने टेंजेंट डाली तो उसी m स्लोप के लिए टेंजेंट यहाँ भी तो हो सकती है ना। अगर यहाँ पर ये m की दूसरी वैल्यू के लिए, तो वहीं उसी स्लोप के लिए टेंजेंट यहाँ पर भी तो हो सकती है। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर स्लोप की इक्वेशन हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिलने वाली हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 4 मिलेगी, लेकिन कौन सी 2 सही होगी, तो ये पॉइंट P तो यहीं लाई करेगा, क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ये पॉइंट P यहीं लाई करेगा, ये पॉइंट P यहाँ थोड़ी लाई कर सकता है। तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि टेंजेंट की रिक्वायर्ड करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, ओके। चलिए, तो इतना हमने ये देख लिया, इसमें हमने ये देख लिया कि टेंजेंट की इक्वेशन कौन सी कंडीशन की हो सकती हैं, है ना, कैसे कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा फील भी लिया उसमें, थोड़ा हमने ये भी देखा कि उसके डेरिवेशन क्या होंगे, है ना, डायरेक्ट। अब ये चीज़ ये भी निकाल दिया हमने, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने निकाल दिया ताकि हम पता कर पाए कि हम उसको प्रोसीड कैसे करेंगे, ओके। अब इसके आगे हमें देखना है कि हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट याद रहे और उसको फिर बड़े क्वेश्चन में और आगे फर्दर क्वेश्चन में हम अप्लाई भी कर पाए। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स x² + 16 + y² 9 = 1 विथ स्लोप 2। तो यहाँ पर हमें स्लोप पता है m = 2 और इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता है। ये कौन से टाइप का इलिप्स होगा, यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 9 है, जिसका मतलब है कि a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी 3। तो अगर
यहाँ पर ये देख रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b। कौन सा एलिप्स है? एलिप्स हॉरिजॉन्टल है इधर पे, है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो क्या हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए या वर्टिकल एलिप्स के लिए कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने इक्वेशन फाइंड की है? तो आंसर है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। चाहे तुम हॉरिजॉन्टल एलिप्स निकालो के लिए सॉल्व करो टेंजेंट, चाहे वर्टिकल के लिए सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो क्या कंडीशन है? स्लोप दिया हुआ है, a की वैल्यू निकाल दी हमने, b की वैल्यू निकाल दी, या a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें पता है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से सारी चीज़ें तो हमें पता है, सिर्फ पुट कर दो। तो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2 यानी 2x, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 और इंटू एम स्क्वायर बोल रहा है, वो एम नहीं, यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, एम पुट कर दें, फिर एम स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 और प्लस 16 फोर जा, है ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16 फोर जा 64 और 64 प्लस 9 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 73। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 73। ओके, तो ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दो आ रही है इधर पे, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो y इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन होगी हमारी 2x प्लस अंडर रूट 73 और एक इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस अंडर रूट 73। और उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि अगर ये एलिप्स है और एलिप्स एम स्लोप वाली टेंजेंट अगर हमें चाहिए तो एक टेंजेंट इधर पे भी आएगी और एक टेंजेंट इधर पे भी आएगी, जो दोनों आपस में पैरेलल होगी, और पैरेलल टेंजेंट्स का स्लोप जो है वो इक्वल होता है, या पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल होता है ना, लेकिन सी अलग अलग होगा। तो देख पा रहे हैं एक सी पॉजिटिव है और एक सी नेगेटिव है ना। तो यहाँ से दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। ठीक है, सिमिलर एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 विद द स्लोप 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि स्लोप तो सेम है, सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन है ना, स्लोप 2 ही है, लेकिन ये जो एलिप्स था ये था हॉरिजॉन्टल और ये जो एलिप्स है वो है वर्टिकल। इधर पे a की वैल्यू जो है वो लेस देन b है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा? तो पहले ही बता चुका हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें डायरेक्ट यहाँ से ये देखना ही नहीं है कि कौन से टाइप का एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डायरेक्ट अप्लाई करो, है ना। इस चीज़ की टेंशन यहाँ खत्म है। ओके, तो a स्क्वायर इधर पे 9 है, b स्क्वायर इधर पे 16 है, पुट कर दो डायरेक्ट इक्वेशन में, और m की वैल्यू पता ही है 2 है, डायरेक्ट पुट करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 16 और प्लस a स्क्वायर मतलब 9 और इंटू m स्क्वायर मतलब कि 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा, ये होगा 36, है ना, और ये हो जाएगा 16 और 36 और 16 प्लस करेंगे तो 36 प्लस 10 46 प्लस 6 52। ओके, ये आ गई, फिर से वही प्लस माइनस आएगा, दो इक्वेशन आएगी, दो टेंजेंट्स आएंगी यहाँ पर। तो ये आ गई y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 52। ओके, ये हो गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन अब की बार ये दी गई 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 पासिस फ्रॉम 2,3। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने वो एक कंडीशन देखी है जिसमें हमने देखा था कि पॉइंट जो है वो एलिप्स के ऊपर ही लाई कर रहा होगा और उस पर टेंजेंट पूछेंगे। यहाँ पर ये नहीं बताया उसने कि एलिप्स कहाँ पर है ना, पासिस फ्रॉम, बस ये बोला है कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो जो इस पॉइंट से पास होने चाहिए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है तो वो पॉइंट इसी एलिप्स के ऊपर होगा, हो सकता है बाहर हो कहीं। तो हमें ये चेक कर लेना है पहले कि कहीं ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर तो नहीं है। अगर ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर होगा तो क्वेश्चन बाकी बहुत ईजी हो गया, जिसमें हमने बोला था कि x स्क्वायर को x स्क्वायर को x इंटू x1 से y स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करना है, जिसमें x1 और y1 ये पॉइंट्स होते थे, है ना। चेक करते हैं तो पुट कर लो ज़रा,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 जा 36, प्लस इधर है 16 और y की वैल्यू है 3, है ना। तो y का स्क्वायर 9 ये हो जाएगा 144, ये ऑलरेडी 144 हो गया, तो 144 के इक्वल क्या ही होगा, मतलब ये पॉइंट जो है वो लाइन नहीं करता है ना, मतलब ये पॉइंट जो है वो लाइन नहीं करता है इस एलिप्स के ऊपर। और अगर ये पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर लाइन नहीं करता है तो फिर तो क्वेश्चन हमारा कुछ और ही तरीके से सॉल्व होगा, राइट। चलिए तो जो हमने लास्ट कंडीशन देखी थी, ये वो लास्ट कंडीशन का क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्या समझ पा रहे हो आप। क्या कंडीशन थी कि एलिप्स होगा कोई और वो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, और यहाँ पर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती हैं, सॉरी, है ना, दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आती हैं, सॉरी दो टेंजेंट हैं जो P पॉइंट से पास करा सकते हैं, हम निकाल लो। क्या तरीका था, तरीका ये था कि इन हमें पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली है स्लोप फॉर्म में, जो कि होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। और फिर क्या था, ये पॉइंट थे हमारे एच के, इस पॉइंट एच के को रिप्लेस कराने को बोला था, किससे, एक्स वाई से, तो एक्स वाई से रिप्लेस करा दो जरा इसको, तो क्या होगा, y की जगह रखेंगे 3 इज इक्वल्स टू m इंटू 2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कौन है b, यहाँ से चाहिए हमें b और a स्क्वायर, तो इसको पहले स्टैंडर्ड सॉल्व कर लो, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। 144 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और इक्वल टू 1, ऐसा होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 16, तो बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, पुट कर दो, क्या होगा, ये है 3 इज इक्वल्स टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 9, है ना, इधर अलग से सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस ए स्क्वायर मतलब कि 16 और एम स्क्वायर मतलब कि एम खुद ही ये होगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16m, राइट। ये फिर इसको इधर भेज लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2m और इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16m, राइट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, जैसा कि वहाँ डेरिवेशन में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लो साथ में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 तो 12m, और इधर बचेगा स्क्वायर हट जाएगा 9 प्लस 16m, ओके। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और m माइनस का 12 है और ये इधर से आएगा माइनस का 16, तो 12 और 16 कितने हो जाएंगे, 16 और 10 26 और 28, तो माइनस 28m और माइनस का 9 इधर प्लस का 9, ये गया कैंसल, इक्वल टू 0 बचेगा। 4 कॉमन ले लो या 4m कॉमन ले लो, 4m गया कॉमन तो बचा m माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया m इक्वल टू 0 और एक आ गया m इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब इस m की 1 बाई 1 इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगर m 0 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आएगी y इज इक्वल्स टू 0x प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16m था जिसमें सिर्फ 9 बचेगा, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, राइट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और प्लस माइनस आने का रीज़न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और दूसरी इक्वेशन फिर आ जाएगी हमारी, दूसरी इक्वेशन फिर आ जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू 7x प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इंटू 7, तो 16 7 जा कितना होता है बताओ, तो 16 7 जा होता है अंडर रूट 112 और प्लस 9, ये हो जाएगा
सॉरी 21, और ये 21 जो होता है वो है 11, तो y इज इक्वल्स टू 7x प्लस माइनस 11, ये रहेगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी। ओके, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को किस किस कंडीशन में, और साथ में थोड़ा सा फील भी लिया, डेरिवेशन भी किया, सब कुछ हमने समझा, और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन भी किए ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, वो थोड़ा दिमाग में आ सके, और इक्वेशन जो काफ़ी बड़ी सी निकल के आ रही थी वो हम दिमाग में डाल सके, है ना, उसको मेमोराइज कर सके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में अभी इतना ही, आगे हम और भी देखेंगे, और भी डिटेल में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस जेई में तो कभी आएंगे नहीं, कभी बनेंगे नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चंस, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो आगे उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।